नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुत ही कम समय का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं। तो बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और दरअसल बीजेपी बिहार में ऑपरेशन यादव शुरू कर रही है। बीजेपी ने बिहार में मोहन यादव को मध्य प्रदेश के सीएम को बुलाया है ताकि आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सके। तो आखिर बीजेपी का ये प्लान कितना कामयाब होता है, तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, भाजपा युवा मोर्चा प्रवक्ता राहुल आनंद जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया जी, आरएलजेडी प्रवक्ता राहुल कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, क्या बिहार में लालू यादव का हथियार बीजेपी इस्तेमाल करेगी अब उनके ही खिलाफ? जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि जब से बिहार में जाति आधारित गणना हुई है और उसके बाद सबको पता है, सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये पता है कि यादवों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। अगर मुस्लिम समुदाय के बाद अगर किसी जाति की बात करें तो सबसे ज्यादा जो संख्या है वो यादवों की संख्या है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने, और उसके बाद 18 जनवरी को मोहन यादव जो है वो पटना आ रहे हैं और ऐसी जानकारी मिल रही है कि उस दिन एक बड़ा सभा बीजेपी के तरफ से किया जाएगा और उसमें सभी यदुवंशी समाज के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको आह्वान किया जाएगा और वो लोग जुटेंगे। तो एक कोशिश है बीजेपी की कि हमने जो किया है उसको वो बिहार में भुनाने की कोशिश करेगी। यानी हमने यादव समाज के जो नेता हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो बिहार में भी इसी चीज को भुनाने की कोशिश की जाएगी कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव है तो उनके सामने एक चेहरा लाने की कोशिश होगी और एक संदेश बिहार की जनता को देने की कोशिश होगी कि हमने देखिए एक कार्यकर्ता, एक नेता को कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। हालांकि पहले से बिहार में यादव समाज के नेता हैं, और चाहे नित्यानंद राय हो, भूपेंद्र यादव हो या फिर नंदकिशोर यादव, लेकिन निश्चित तौर पर और एक चेहरा के तौर पर बीजेपी चाहती है कि मोहन यादव जो है वो बिहार आए और जिससे एक बिहार की जनता को एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और उसी के तहत यह देखा जा रहा है कि इनका जो बिहार दौरा होगा और उस दिन जो सभा आयोजित की जा रही है, तो निश्चित रूप से जो यादव समुदाय के लोग हैं, यादव समुदाय के जो कार्यकर्ता, उनको साधने की कोशिश की जाएगी। सब बिल्कुल। राहुल कुमार जी, एमपी के सीएम मोहन यादव बिहार दौरे पर आने वाले हैं, क्या इससे सियासत बदलेगी? कुछ असर होगा इसका? देखिए सवा जी, सबसे जो अभी जो बातें अभी आ रही हैं उसमें एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर है, जिसकी बात सौरभ जी ने भी कहा कि जैसे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, दोनों राज्यों में या छत्तीसगढ़ में भी किसी ने ये नहीं समझा था कि किसी भी फर्स्ट टाइम एमएलए या थर्ड टाइम एमएलए को, या जो कोई एक मुख्यमंत्री जो पिछले 20 साल से या 15 साल से सत्ता में है, उसकी जगह पे एक साधारण कार्यकर्ता या पार्टी के किसी दूसरे कार्यकर्ता को इस तरह से इलिवेट करके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक जो बड़ी बात जो इस कार्यक्रम से जो मैसेज जाएगा वो एनडीए को लेकर के भी है, बीजेपी को लेकर के भी है कि बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता भी, एक पन्ना कार्यकर्ता भी, या एनडीए के अन्य घटक दलों में भी कई ऐसी पार्टियां हैं जहां पे इस तरह की चीजें हैं, जहां पे एक छोटा कार्यकर्ता भी बड़े पद पर जा सकता है, और ये बीजेपी ने दिखाने की कोशिश भी की है। दूसरी बात कि बिहार के अंदर अगर आप जातिगत सर्वे की बात करेंगे तो यादवों का जो वोट बैंक है वो 11% के आसपास आया है। लेकिन अगर आप आरजेडी का या आरजेडी का ही अगर आप यहाँ पर अभी जो चर्चा हो रही है उसको अगर आप देखेंगे, नहीं राहुल जी, अगर हम गलत हैं, राहुल जी अगर हम सही हैं तो मुझे लगता है कि यादवों की संख्या जो है वो नया जो जाति आधारित गणना हुआ है उसके अनुसार 14% है।
मान लेते हैं 14% है, मुझे नहीं मान लेते हैं, मान लेने वाली बात नहीं है। नहीं सौरभ जी, हो सकता है हाँ, मैं तो आप ये बोलिए कि हाँ, ये बोलिए कि मान लेते हैं, मत बोलिए जी। हाँ बिल्कुल, 14% ऐसे अरुण जी चाहे तो सही जानकारी दे सकते हैं। नहीं 14% ही। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। अरुण जी एक बार क्लियर कर दे, उसके बाद अपनी बातों को आप पूरा कर लीजिए। अरुण जी। नहीं सौरभ जी आपने ठीक ही कहा, 14% से अधिक है। जातीय जनगणना, जातीय आधारित सर्वे जो हुआ है 14.26% से कुछ ज्यादा है। हाँ, तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। तो जी पूरा कीजिए राहुल। बिहार के अंदर ये एक कोशिश रही है कि जादव समुदाय को, या जो जादव समाज के जो वोटर्स हैं उसको लेकर के एक टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह लिया जाता है कि ये सिर्फ आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन आप 2020 का अगर आप विधानसभा चुनाव का आकलन करें, 2019 का विधानसभा चुनाव का आकलन करें, इवन 2014 में भी जादव समाज का जो बहुत सारे CSDS और बहुत सारे जो सर्वे एजेंसीज हैं, जो एक्सपर्ट ओपिनियन भी आता है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं कि इस समाज के लोगों ने व्यापक परिदृश्य में बिहार के व्यापक डेवलपमेंट को लेकर के, अगर आप जदयू की भी बात करें तो बांका से उनका सांसद है, मधेपुरा से उनका सांसद इसी समाज से आता है। तो ये सिर्फ कहना कि जादव समुदाय सिर्फ आरजेडी से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। बिहार ने बीजेपी के तौर पर गृह राज्य मंत्री के तौर पर नित्यानंद राय को बनाया हुआ है, इसके पहले रामकृपाल यादव को उन्होंने बनाया हुआ था। कम से कम बीजेपी में ये बात तो बहुत क्लियर है ना सभा जी, कि कोई भी जादव का एक छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी में एक बड़े पद पर जा सकता है, लेकिन आरजेडी के अंदर एक छोटा कार्यकर्ता को टिकट लेने का तो छोड़ दीजिए, एक मजबूत स्थिति में कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर वहां राज्यसभा बनाया जाएगा तो एक ही परिवार का होगा, डिप्टी CM होगा तो एक ही परिवार का होगा, कोई और मंत्री बनेगा तो उसी परिवार का होगा। विधान परिषद में जब विपक्ष की नेता थी तो राबड़ी देवी जी ही विपक्ष की नेता थी, और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी जी थे। तो एक परिवार से जो बाहर निकल करके जो राजनीति करने का जो एक प्रयास है एनडीए का या बीजेपी का, तो कम से कम ये मैसेज बहुत क्लियर है बिहार के अंदर, बिहार के बड़े वर्ग को एक मैसेज जाएगा कि एक छोटा कार्यकर्ता भी बड़ी राजनीति कर सकता है, बड़ी लकीर खींच सकता है। इसका जवाब ले लेते हैं। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे आप? सभा जी, और आज का जो डिबेट का आपने मुद्दा रखा है कि मोहन यादव जी का आगमन हो रहा है बिहार 18 तारीख को। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है उनका कार्यक्रम। तो स्वागत है, आए जाए कोई भी आ जा सकता है, कहीं भी आते जाते ही रहते हैं, उससे कहाँ क्या फर्क किसी को पड़ने वाला है। और खास करके आप और जिस मुद्दे को छेड़े हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी यादव वोट बैंक को साधने के लिए मोहन जी को यहाँ बुला रहे हैं। तो एक कहावत है सभा जी, सौरभ जी भी जानते हैं होंगे, ग्रामीण इलाके में बड़े बड़े नाग परे हैं ढोलवा मांगे पूजा। तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही एक से एक जो उनके नजर में, भाजपा की नजर में यादव नेता वो समझते हैं नाग समझते हैं ना, कितना सांप में जो है कि जहरीला होता है और पूजनीय भी होता है। तो ऐसे सब लोगों को भी यहाँ इस्तेमाल कर चुका है। तो उसकी भी पूजा यहाँ नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं लिया। इससे पहले आपको पता होगा भूपेंद्र यादव जी को भी बिहार का प्रभारी बनाया गया था, इसी संदर्भ में कि यहाँ जो है यादवों का जो वोट बैंक है, लालू यादव जी से जो जुड़ा हुआ वोट बैंक है, उसे हम कैसे तोड़ें। उसके बाद लंबे अरसे तक नित्यानंद राय जी भी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री बनाया गया। नंदकिशोर यादव जी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। रामकृपाल यादव जी को भी मंत्री बनाया गया, हुकुमदेव नारायण यादव जी को भी बनाया गया। तो ऐसे कई यादव नेताओं का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन बिहार में, और बिहार की जनता तो आप जानते हैं, हमारे आदरणीय नेता
लालू यादव जी बार बार कहते हैं यहाँ की जनता तो उड़ती चिड़ै को हल्दी लगाती है, यहाँ के लोग तो यहाँ के लोग तो सारी चीजों को समझता है ना। बिहार के मतदाता ये समाजवादियों की धरती है, सामाजिक न्याय की भूमि है, लोकतंत्र की जननी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह का अतिक्रम करते रहती है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। कभी कहेंगे हम जाति की राजनीति नहीं करते, कभी कहेंगे हम धर्म की राजनीति नहीं करते, कभी कहेंगे नारा देंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके इतर काम करती है। तो कुछ भी करे वो उनका एजेंडा है। लेकिन एक बात स्पष्ट हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का अब न तो भावनात्मक मुद्दे चलेंगे, अब न तो भावनात्मक नारे चलने वाले हैं, न ही जिस तरीके से जातीय आधारित राजनीति वो करना चाह रहे हैं, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। और अब जनता जो है, जनता जो है मुद्दे ठीक है अरुण जी। राहुल आनंद जी, क्या प्लान है बीजेपी का? क्या बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सभा जी, ये कोई विषय नहीं है, ये कोई चर्चा का बहुत बड़ा विषय नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो जब मानव समाज में जब उसका जन्म होता है तो उसे एक जाति और एक धर्म की संज्ञा दी जाती है और जिसका वो अनुसरण और पालन करते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब एमपी के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में आते हैं तो हम उनका बस स्वागत करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे क्योंकि पहली बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे और हमारे पूरे प्रदेश के नेता और जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वो उनके स्वागत और सम्मान में रहेंगे। लेकिन यहाँ दूसरी एक जो चर्चा और होनी चाहिए कि अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं बिहार में और अगर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बिहार में आते हैं तो इसको किस आधार से जोड़ा जाएगा? देखिए, ये बहुत ही साधारण सी बात है कि कार्यकर्ता ऐसे ही नहीं, कोई तो कारण होगा इसके पीछे। जी, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज मैं कह रही हूँ कि राजनीति ऐसे नहीं हो जाता। आपकी राहुल आनंद जी, आवाज आ रही है? कट रही है सभा जी। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। राहुल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, तो मैं वही बात कह रहा था कि अगर जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आएंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी एक जाति होती है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान की जो बात करते हैं उसमें हमने किस वर्ग को छोड़ दिया है? हम सबको लेकर चलने की बात करते हैं और चले भी हैं। तभी आज जो मोदी गारंटी की जो योजनाएं की बात की जा रही है, या जो भी प्रदेश में जो लोग योगी का जो प्रचार कर, मोदी जी का जो प्रचार कर रहे हैं, जो इस बातों को कह रहे हैं, वो जनता बोल रही है। तो जनता इसलिए बोल रही है क्योंकि जनता का जो जन्म है इसमें हम सफल रहे हैं। अगर लालू यादव जी के परिवेश की बात कर लीजिए तो राहुल जी मुख्यमंत्री राहुल आनंद डिप्टी सीएम दावेदार इनके ही परिवार के। सौरभ जी, आप सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, मेरा सवाल अनुप्रिया जी से है। अनुप्रिया जी, ये बताइए कि नए मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में, मोहन यादव, उनको लाने का बिहार का क्या मतलब हो सकता है? क्यों लाया जा रहा है उनको? बीजेपी क्यों ला रही है बिहार? क्या आपको लगता है? हाँ सौरभ जी, मुझसे पहले अभी वक्ता जो बीजेपी के बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत तर्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक ही कहा अपने भाषा में उन्होंने, क्योंकि वो जो जाति साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जाति आधारित जो जनगणना हुई है उसके बाद में जिस तरह से देखिए कि जो खासकर बीजेपी ने बार बार कहा कि कुछ समाज का, कुछ जातियों का जो है वो रिपोर्ट जो है वो फेरबदल किया गया है, प्रेशर यहाँ लाया गया है यहाँ सत्ता में आने के बाद में। तो बीजेपी
उस समाज को साधने के लिए कई अलग अलग तरह की हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ठीक कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कि बहुत कुछ इसका असर होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता, हर समाज के, हर धर्म की जनता जानती है कि उनका प्रगति और विकास जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रहने पे होगा, जहां महागठबंधन होगी। लेकिन ये प्रयास कर ले, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक मंच भी सजा था जिसमें आपने प्रथम बार बीजेपी ने भगवान श्री कृष्ण को भी इस्तेमाल किया, गोवर्धन पूजा के नाम पे बहुत बड़ा भीड़ जुटाया और कहा कि हमने कई हजार यादवों को हमने अपने संगठन में जोड़ा है। वही यादव बाहर निकल के कह रहे थे कि ऐसा है भैया कि हमको किसी काम के लिए बोले थे और यहाँ आके कहते हैं कि भाई हम लोग बीजेपी के साथ में हैं। तो ये यादवों को साधने का प्रयास, क्योंकि बीजेपी अपने चरित्र के हिसाब से जैसा वो जात की धर्म की राजनीति करती है, वो जात की राजनीति करती है, उसी का एक हथकंडा है और बहुत असर नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ साल पहले भूपेंद्र यादव भी यहाँ पे प्रभारी थे बिहार की, और नित्यानंद राय यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन बहुत ही मैं जिम्मेदारी के साथ में और बहुत ही मैं इन्हीं के भाजपा के कई प्रकोष्ठ हैं और इनकी कमिटी है, उसको अगर मैं आप नजर देखेंगे उठा करके, तो कहीं से भी जो जिनको ये यादवों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनको नजरअंदाज करते नजर आते हैं। और अभी आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने एक मंच पे कहा था कि मेरी लड़ाई यादवों और मुसलमानों से है, कि मेरा लड़ाई इनसे करना है। तो जब जिस प्रदेश के और जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान यह हो, तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ मोहन यादव जी को बुलाना एक राजनीतिक साधने का प्रयास है। जबकि बिहार का जितना भी यादव या मुस्लिम, उनको पता है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था। और अगर मुझसे लोग पूछे किस मंच पे कहा था, मैं मंच का भी नाम शेयर करना चाहूंगी अगर पूछेंगे, क्योंकि ये किसी चैनल के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा था कि यादवों से और मुस्लिम से मेरी लड़ाई है और मैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, तभी मैं मेरी राजनीतिक जो है वो साध हो पाएगी, क्योंकि यही है हमारे वोटर्स नहीं होते हैं बिहार में। जबकि बिहार की जनता जो है वो कभी भी धर्म और जाति की राजनीति में बढ़ती नहीं है, वो विकास की धारा के साथ जाते हैं। लेकिन जिस प्रदेश के अध्यक्ष का यह बयान हो, तो निश्चित तौर पे ये राजनीति कर ले कितना भी, तो बिल्कुल भी यहाँ पे ये वोटर को 14% जो वोटर है इनको अपनी ओर खींचने का प्रयास जो है वो कहीं से भी सफलता इनको हाथ नहीं लगने जा रही है। राहुल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। तो क्या मतलब एनडीए घबरा गई है क्या? 18 और 14 MY समीकरण। देखिए, हमें लगता है कि MY समीकरण जितना एनडीए को डराने के लिए बताया जाता है, तमाम आंकड़े हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बातचीत में कहा कि जितने यादव सांसद आरजेडी से नहीं होंगे उतने दूसरी पार्टियों से हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप अभी देखें, अगर घबराहट की बात है, तो जो परिस्थिति आज की तारीख में बनी हुई है, उस परिस्थिति में आरजेडी के जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है वो कुल मिलाकर के ये है। चलिए अरुण जी, राहुल जी तो हमारे साथ है नहीं, जुड़ेंगे तो उनसे फिर सवाल करेंगे। अरुण जी, कितना फायदा होगा मोहन यादव अगर बिहार आते हैं और एक बड़ी सभा करते हैं जिसमें जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया जी 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 बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले अरुण जी भी कह रहे थे कि जाति और धर्म के नाम पर बांटने की जो राजनीति है वो एनडीए करती है। मुझे लगता है कि पिछले एक सप्ताह या 10 दिन में आरजेडी के तमाम नेताओं को अगर आप सुनेंगे, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, चाहे वो अनिता देवी हों, या कुछ और विधायकों का भी, जिस तरह से डेहरी के विधायक तेज बहादुर जी का जो बयान आया है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये घबराहट में कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति मुझे लगता है कि एनडीए नहीं कर रही है। मैंने पहले भी कहा कि मोहन यादव जी का बिहार आना सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एक यादव समाज से आते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो एक ऐसे कार्यकर्ता के तौर पर मुख्यमंत्री बने जिनके बारे में किसी को कल्पना ही नहीं थी कि कोई ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यही बात आरजेडी के यहाँ नहीं है। आप खुद मंदिर जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, मुंडन कराते हैं, क्योंकि आपको लैंड फॉर जॉब स्कैम या इस तरह के तमाम मुद्दों से आपको बाहर आना होता है। लेकिन आप दूसरों को कहते हैं कि आस्था की स्थिति है, आप शिक्षा की बात करते हैं, खुद मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री जिनके परिवार में हुए हों, और वो अगर शिक्षा पे बात करते हो इस तरह से,
आस्था को जानबूझ करके वहां पे ला करके, आस्था अपनी जगह पे है, शिक्षा अपनी जगह पे है। अगर इतना ही वो प्रगतिशील समाज की बात कर रहे थे तो दो मुख्यमंत्री उसी परिवार में हुए, लेकिन अपने बेटे को 10वीं की परीक्षा नहीं पास करा पाए या नहीं राहुल जी पढ़ने के लिए भारतीय प्रेरित जनता कर पाए। पार्टी ज्वाइन तो कर ये लिए क्या बात तो समझना चंद्र पड़ेगा कुशवाहा ना जी? कि राजनीति जिस तरह से मंदिर को लेकर के किया गया, क्या इतनी ही बात मस्जिद को लेकर के या दूसरे धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं उस पे ये लोग क्या खुल करके बात कर सकते हैं? लेकिन इनको ये डर है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई और पार्टी हमारे वोट बैंक को लेकर के चला जाएगा। तो जिस एमवाई की बात आप कर रहे हैं वो भी तो पिछले 2020 के जो चुनाव हुए हैं उस एमवाई समीकरण में बड़ा झटका लगा है इनको। आप अगर मधुबनी के, दरभंगा के और सीमांचल की कई सीटों को अगर आप देखेंगे जहां पे मुस्लिम उम्मीदवार हुए हैं, वहां आरजेडी के समर्थक वोटरों ने भी उनको वोट नहीं देने का काम किया, जदयू के वोटरों ने भी उनको वोट देने का काम नहीं किया, उपेंद्र वो कुशवाहा वोटर्स भी जी को किसी और वोट के दिया साथ गए। है, अगर आप उपेंद्र अलग जी अलग को चीजों दिया को है। अगर आप देखेंगे तो ये राहुल बहुत जी स्पष्ट है कि बांटने की राजनीति जितना आरजेडी करती है उतना एनडीए कभी नहीं किया और ना इसमें विश्वास रखती है। अगर वो 10 करोड़ घर किसी को दिया है तो गरीब को दिया है, अगर वो कोई बात स्वास्थ्य को लेकर के करते हैं तो सभी के लिए वो कर रहे हैं। इसलिए फिर जाति का कोई सवाल नहीं। यादव को बिहार लाने का मतलब क्या है? क्यों लाना है? यहाँ तो कोई जानता भी नहीं है मोहन यादव को। मोहन यादव बीजेपी के एक कार्यकर्ता के तौर पर मुख्यमंत्री बने हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह संचार करने के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अभी जो साथी हमारे बीजेपी के थे उन्होंने तो कहा कि आप मोहन यादव पर आप ये बात कह रहे हैं, तो ठीक है, जब अगर राजस्थान के कल मुख्यमंत्री आएंगे तो उनकी जाति नहीं, अगर राहुल जी अगर की बात नहीं, अगर तो उन पर क्या राजस्थान और राहुल जी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं बिहार, जीत तीनों राज्यों में हुई थी, मोहन यादव ही क्यों आ रहे हैं? सवाल तो उठेगा ना। देखिए, कोई भी पार्टी अपने अपने एस्पेक्ट पर काम करती है, उसमें बहुत क्लियर है कि बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए इस बार जिस तरह से मैंडेट का चोरी हुआ है 2020 के बाद, उसके बाद बीजेपी या एनडीए बहुत गंभीरता से इस पर काम कर रही है, तो सभी पक्षों को लेकर के काम कर रही है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह जगाना। अगर मोहन यादव के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, वहां शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, एक बहुत क्लियर मैसेज है कि पार्टी बड़े पैमाने पे नई पीढ़ी के लोगों को लेकर के आगे आ रही है। आज मोहन यादव आए हैं, कल दूसरे मुख्यमंत्री भी आएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी पहले जो आएगा उस पर ये सवाल उठेगा। कोशिश तो यही है ना कि यादव समुदाय का जो वोट बैंक है उसमें से हमारी की कोशिश की जाए। सौरभ जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, आप 2020 का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, 2014 सबसे बड़ी पार्टी, 2019 सबसे बड़ी पार्टी करके ले लीजिए, 2020 सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी। सुनिए ना सौरभ जी, लोकसभा में यादव का बड़ा हिस्सा एनडीए को मिला है। आप 2014 और 2019 दोनों आंकड़ों को उठा करके आप देख लीजिए। सौरभ जी का भी तो सुन लीजिए, बांका में एनडीए का कैंडिडेट राकेश जी, सौरभ जी का भी तो सुन लीजिए, सही बोल रहे हैं। आरजेडी की तरफ से भी था। तो उस समय नीतीश कुमार आपके काम किया सर, उस समय नीतीश कुमार आपके साथ थे, अभी नहीं है वो आपके साथ। वही बात देखिए, अभी जब फैक्ट पे बात हो रही है कि अगर यादव उम्मीदवार आरजेडी के साथ था, अगर उसका वोट बैंक उसके साथ था, तो मधेपुरा और बांका का रिजल्ट क्यों नहीं उसके पक्ष में गया? हम सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आपको हम दे रहे हैं, और ये चीजें आपको आने वाले दिनों में दिखेंगी। पटना में मीसा भारती, खुद लालू जी की बिटिया यहाँ पर उम्मीदवार थी, तब रामकृपाल यादव क्यों चुनाव जीते? तो ये बात तो आप छोड़िए बांका और मधेपुरा की बात, आप पटना की बात कर लीजिए। मीसा भारती तो दो बार प्रयास कर चुकी हैं, लालू जी खुद दिल्ली में होते हैं, राबड़ी देवी होती हैं, तेजस्वी होते हैं, फिर भी वो अपनी बहन को या बेटी को नहीं जितवा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि यादव वोट के अंदर भी रामकृपाल यादव ज्यादा पॉपुलर हैं। होप देने से कोई किसी का नेता नहीं हो जाता है, नेचुरल नेता पैदा करता है समाज, और समाज रामकृपाल यादव के साथ पटना में है तो वो दिखता है। दो बार चुनाव उसने। ये तो बताइए कुशवाहा जी के साथ कुशवाहा है या नहीं? चलिए आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। राहुल जी जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, अगर यादव समुदाय आपके साथ है तो फिर क्यों हार क्यों होती है? लोकसभा में पाटलिपुत्रा क्यों हार गया आप लोग? इनको राहुल जी को जानकारी है, जितनी बातें बोल रहे थे। 2000 के विधानसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी हम, 2015 में भी वोट प्रतिशत सबसे अधिक एमएलए हमारे पास,
और आप वोट की भी संख्या देखेंगे, सबसे अधिक वोट MP MLA बनने मात्र से थोड़े हो जाता है सौरभ जी। अब 4 राज्यों का चुनाव, 4 राज्य का चुनाव आप देखेंगे, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली, ठीक है, सरकार बन गया, लेकिन मतदाता देखेंगे ना, मतदाता भारतीय जनता पार्टी से अधिक 10 लाख मतदाता बीजेपी से अधिक है कांग्रेस के साथ। तो इसका मतलब थोड़े होता है। तो इसलिए सौरभ जी, इन लोगों का जो छटपटाहट है, बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी का, NDA का, साफ दिख रहा है। ये तरह तरह का तिक्रम रचेंगे। चुनाव है, जातीय आधार पे भी ये साधने का काम करेंगे, धर्म के आधार पे। आज देखिए ना, अभी लंबी लंबी बात अभी धर्म पे बोल रहे थे, मंदिर पर बोल रहे थे। अब इन एक एलायंस के पार्टनर हैं, इनमें इतनी हैसियत नहीं है इनके नेताओं में सत्य बोलने की। उपेंद्र कुशवाहा जी को इतनी हैसियत नहीं है NDA में कि सत्य को हम रखें। आज देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से जो है कि धर्म शास्त्र के विपरीत जो है तिथि तय कर दिया गया। तो ये क्या है भाई, पूरे देश में जो है ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, ऐसा धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है, लग रहा है भगवान इनके ही हैं। भगवान राम तो सबके हैं, कन कन में है, जन जन में है। तो इस तरह का माहौल क्रिएट क्यों किया जा रहा है? क्यों पूरा मंदिर निर्माण नहीं होने दिया गया? यहाँ तो सारे 4 पैनल में 4 व्यक्ति हिंदू हैं। प्राण प्रतिष्ठा कब तय करना चाहिए? क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होता है? आधे अधूरे में बताए राहुल जी। इनके NDA के पार्टनर हैं और सेकुलर भी अपने आप को बोलते हैं और सर्वधर्म में संभाव की बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब बताइए, अब हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारे शंकराचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, 4 जो होते हैं, तमाम धर्म गुरुओं ने विरोध करना शुरू कर दिया कि ये विपरीत, धर्म शास्त्र के विपरीत काम हो रहा है। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाया जा रहा है। ठीक है, इसका हम स्वागत करते हैं, पूरा हिंदुस्तान वासी स्वागत करते हैं। हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग मानते हैं, हर संप्रदाय के लोग मानते हैं। तो ये क्या किया जा रहा है भाई? ये लोग कहेंगे अरुण जी जितनी बात आप कर रहे हैं, हमारी मंदिर को लेकर के जितनी बात आप कर रहे हैं, आप पिछले एक सप्ताह आप अपने नेताओं के बयान को देख लीजिए। अरे सुनिए तो, बयान क्या है? सावित्रीबाई फुले को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले को मानते इसका मतलब ये नहीं है कि आप आस्था पर हमला करेंगे। आप सुनिए, आस्था पर हमला करते हैं। आप खुद तिरुपति मंदिर जाना पसंद करते हैं, लेकिन आप ये ज्ञान देने से नहीं चूकते हैं। अरे आप सुनिए ना, आप सावित्रीबाई फुले के बहाने आप पूरे हिंदू धर्म आस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं। आप सुनिए ना, सावित्रीबाई फुले के विचारों को आत्मसात नहीं करना चाहते उपेंद्र कुशवाहा जी। कहिए, दम है, हिम्मत है पीसी करके बोलने के लिए। भाजपा तो इसलिए विरोध कर रही है कि वो एक दलित समाज से आई थी, देश की प्रथम शिक्षिका होते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने में डर लगता है। करिए उसके विचारों का विरोध। कहिए, कबीर को नहीं मानते हैं, सावित्रीबाई फुले को नहीं मानते। अरुण जी, सावित्रीबाई फुले को आगे रख करके जितनी बात आप कर रहे हैं, मुझे आप बता दीजिए कि इतनी ही बात आप मस्जिद पर कर सकते हैं क्या? इतनी ही बात आप क्रिश्चियन धर्म पर कर सकते हैं? आपको एक बड़े वोट वर्ग का डर लगता है, इसलिए आप एक प्रतीक को आप आगे रख करके आप बात कर रहे हैं। राहुल जी सुनिए, आप मुझे बताइए अरुण जी, आप इतनी बात आप कर रहे हैं, आपको अरुण जी मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछता हूँ। आपको मैं बताऊं कि सावित्रीबाई फुले के साथ एक मुस्लिम महिला भी थी जिन्होंने स्कूल खोलने का काम किया था। आपने क्या उनके नाम पर किसी कार्यक्रम को करने का काम किया? आप बात करते हैं अरुण जी, आप मुझे बताइए, सावित्रीबाई फुले के साथ शेख फातिमा भी थी, उन्होंने भी उस स्कूल को खोलने का काम किया था। क्या आपने शेख फातिमा के बहाने क्या आपने मस्जिदों पर हमला करने का काम किया? मंदिर मस्जिद की बात आप बताइए ना अरुण जी, आप बताइए ना, आपने क्या शेख फातिमा पर कोई कार्यक्रम किया? कल परसों उनका जन्मदिन था, क्या आपने कोई कार्यक्रम किया? अरुण यादव जी, आप मुझे बताइए, शेख फातिमा जी का परसों बर्थडे था,
क्या आपने कोई कार्यक्रम किया? क्या आपको अपने पता कठमुल्लों नहीं है, पे, मुल्लों आपको पे, पता मस्जिदों नहीं है। पर अरुण जी, हमला अरुण जी, किया? राहुल जी, आप राहुल जी, आस्था के नाम पे, आप अरुण आस्था जी, के नाम पे जिस तरह अरुण से अरुण जी, मजाक बना राहुल रहे जी, हैं, आस्था के साथ अरुण जी, खिलवाड़ कर रहे हैं, अरुण उसको बर्दाश्त अरुण जी, नहीं राहुल करेगी जी, बिहार की जनता। राहुल जी, राहुल आपको जी, जब मुद्दा, राहुल जी शांत हो जाइए। मुद्दा हमारा आज वो नहीं है। मुद्दा हमारा जो है उसी पर हम लोग रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। अनुप्रिया जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले राहुल जी बोल रहे थे कि जिस तरीके से अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें पिछले कुछ सालों में, तो ऐसा लगता है कि MY जो समीकरण है वो RJD से दूर होते जा रही है। आपको ऐसा लगता है अभी भी कि MY समीकरण जो है वो RJD के साथ है, या समय के साथ वो मतलब दूर होते जा रही है? सौरभ जी, अगर हम लोग लोकसभा 2014 और 2019 की बात करें, निश्चित तौर पे 2014 का जो समय था इलेक्शन का, सिर्फ बिहार ही नहीं, आप देखेंगे पूरे देश में एक अलग तरह से एक उस समय हवा था। जो मूलभूत मांगे थी या मूल समस्याओं की जो मांग थी देश के अंदर में, कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, सुरक्षा, कई ऐसे मुद्दे थे जिसने, देखिए अब मुझे लगता है कि देश की जनता जो है, तमाम अलग राज्यों की जनता ये समझती है कि राज्य का इलेक्शन और उसके देश का इलेक्शन में क्या अंतर है। लेकिन जो 14 का मैं इलेक्शन की बात करूं, खास करके 19 वाले में, कि एक माहौल था देश में कि देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की इकोनॉमी को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के, तो निश्चित तौर पे देखिए MY समीकरण ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार जो है या RJD हो या जदयू हो या भाजपा, कोई भी किसी एक जाति का नेतृत्व करके या वोट ला करके वो सरकार नहीं बना सकती सौरभ जी, क्योंकि आप बिहार ही नहीं, कई अन्य राज्य भी वैसे हैं जहाँ के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं। तो अगर किसी ने सत्ता में हासिल अगर कोई आया है तो निश्चित तौर पर हर वर्ग का उनको वोट मिला है, हर वर्ग के लोगों ने उन्हें अपना नेता माना है। लेकिन जो MY के पीछे का जो रणनीति है या उसको खासकर भाजपा जो है इसको इतना हवा बनाती है कि वो RJD के साथ में, लेकिन अगर RJD के साथ में होती तो कि सिर्फ यादव जो होता या यादव के जो नेता होते सिर्फ RJD में होते, जबकि ऐसा तो नहीं है। यादव जो है वो JDU में भी है, यादव के नेता भी भाजपा में भी है। ठीक, आप यहाँ पूछ रहे थे कि रामकृपाल यादव जी के बारे में, आप पूछ रहे थे कि लोकसभा में क्या, देखिए वो किसी व्यक्ति और जाति की जीत नहीं थी। उस समय में एक लहर था कि देश में बदलाव की, यही लहर 2024 में है, लेकिन 10 साल के शासनकाल को, बीजेपी के शासनकाल को देश की जनता ने देखा है कि क्या स्थिति रही है। और बहुत ही जिस एजेंडे पे बीजेपी काम करने का प्रयास कर रही है, अगर वो राजनीतिक साधने का प्रयास करी जाति के नाम पे, तो फिर हमारे सम्राट चौधरी जी का बयान उनको याद लोगों को होगा कि जब उन्होंने कहा था कि मेरी जो लड़ाई है मुस्लिम से है, यादवों से है। तो ये दर्शाता है कि कैसे ये इन्होंने जाति और धर्म में बांटने का प्रयास किया है। लेकिन अब की स्थिति जो मैं बता रही हूँ 14 वाली, 19 वाली, वही स्थिति इस बार भी है। और इस बार खिलाफ है लोग भाजपा के, किसी जाति के खिलाफ में नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, भाजपा के, क्योंकि भाजपा ने जो वादा किया, जो सपने दिखाए, वो डिलीवर नहीं किया है। क्योंकि आप किसी भी मुद्दे पर मुझे, मैं चैलेंज करती हूँ यहाँ पे, जो भी बीजेपी एनडीए में है, किसी भी मुद्दे पर। अनुप्रिया जी, माहौल तो फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है ना। 22 जनवरी, अयोध्या, जय श्री राम, प्राण प्रतिष्ठा। सौरभ जी, ये सभी को समझने की जरूरत है। रामलला, ठीक है, उन्होंने रामलला पहली बार वहां नहीं विराजमान हो रहे, रामलला वही थे। और रामलला तो मैं कहती हूँ कि कन कन में है, लेकिन भाजपा की जीत नहीं है, लेकिन भाजपा की जीत बताने का प्रयास है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स के बाद ये बन रहा है, ना कि भाजपा के कोई भी नेता वहां थे तो मुझे बता दे कि जो लड़ाई लड़ रहे थे, किन्होंने नहीं। लेकिन देखिए, जो जीत अगर मैं कहूंगी ना सौरभ जी, कल वो जीत हुई थी जब बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जिस तरह से उनके साथ अत्याचार किए गए व्यक्ति को फिर से सजा दिया गया, यह जीत थी। यह देश की कानून यह होती है और लोगों को विश्वास उसमें है, कितना भी प्रयास कर ले। 2019 भी याद होगा सौरभ जी, मैंने 2014 को इसलिए खासकर रिपोर्ट किया, 2019 का भी एक माहौल बनाया गया था। और ये माहौल आज तो मैं कहती हूँ कि पब्लिक डोमेन में है। सत्यपाल मलिक, जिनको राज्यपाल बनाया बीजेपी नहीं, उन्होंने ये सवाल उठाया। कोई भी मुझे बता दीजिए सौरभ जी, आप तो प्रदेश के साथ में देश की भी आप न्यूज को कवर करते हैं और आप सुनते हैं, कोई भी बीजेपी का नेता यह कह दे कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं या सत्यपाल मलिक पे मैं मानहानि का केस करूंगा, उनको सलाखों के पीछे भेजूंगा, किसी को हिम्मत नहीं होगा बोलने का। कहीं ना कहीं सरकार की त्रुटि थी और सरकार ने उस माहौल को, हमारे सेना जिन्होंने अपनी शहादत दी, शहादत भी उनके लिए तो होता है कि जब वो अपने
लड़ाई युद्ध में जब लड़ते थे उनको शहादत कहा था, उन्होंने अपनी जान गंवाया, उनके परिवारों के साथ में किस तरह से व्यवहार हो, आज पूछिए उन परिवारों को कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला है। तो वो एक माहौल बनाने का प्रयास था। सौरभ जी, बार बार यह नहीं होता है कि आप लोगों को किसी एक सेंटिमेंट में जोड़ करके कि आप वोट को ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देश की प्रगति की बात करें, देश के आप अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों की बात करें, आप अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की बात करें, हमारा हर जगह हम नीचे जाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश में युवाओं को जिस तरह से बेरोजगार रखा गया है, आप देखिए शिक्षा दर किस तरह से यहाँ पे शिक्षित लोग, शिक्षा दर तो बढ़ा है, अब 14 से 24 में अब तो शिक्षा के प्रति अलग लोगों में जगह, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद लोग जो है वह बिजनेस की ओर जा रहे हैं, बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना महंगाई है देश में। तो अब 14 और 24 में बहुत अंतर है। अब यह बदलाव जो है, लाख भाजपा धर्म की राजनीति कर ले, जाति की राजनीति कर ले, यह संभव नहीं है। देश मूल समस्याओं से लड़ने को तैयार है, क्योंकि बहुत दूर की बात नहीं कर रही हूं मैं, बीएचयू का मैं जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बीएचयू में जो घटना हुई इसके पीछे कौन थे? आप कुश्ती संघ के में जो जिस तरह की घटना है इसके पीछे कौन थे? भाजपा के लोग थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी किसी इन मुद्दों पे बोलना नहीं चाहते हैं, वो बोलते नहीं हैं। आप बार बार वो उसको नजरअंदाज करते हैं। आप देश के आला कमान है और आपकी जिम्मेदारी है बोलने के लिए, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो इससे महिलाएं भी समझ रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जितना वादा करते थे अब वो उस जगह पे नहीं है, अब वो सक्षम नहीं है कि अपने नेताओं पे काबू कर सके, अपने कार्यकर्ताओं पे काबू कर सके। इनकी पार्टी भी इनके हाथों से निकल गई है। ये कहते हैं कि छुट्टा, जिसको हम लोग कहते हैं छुट्टा साड़ की तरह सब घूम रहे हैं। जैसे हम लोग यूपी में देखते हैं कि बेलगाम हो गई है भाजपा के नेता और कार्यकर्ता का मनोबल इस तरह से कि वो अनैतिकता पे उतर गई है, जो कानून का उल्लंघन करके अपनी मैं कह रही हूँ कि जिस तरह के कुकर्म किए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसीलिए 24 का चुनाव जो बहुत अलग दिशा में होने जा रहा है, और जाति धर्म में कितना भी कोशिश कर ले प्रयास, भाजपा मोहन यादव जी को बुला ले, किसी को बुला ले, मैं तो कहती हूँ भाजपा आ जाए यहाँ पे, पूरी की पूरी टीम यहाँ बैठ जाए, लेकिन अब रणनीति उनकी नहीं चलने वाली है, खासकर बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं। सौरभ जी, राहुल जी, सौरभ जी, अभी पुलवामा से लेकर के तमाम सैनिकों की शहादत की बात कर ली गई। मुझे लगता है कि अभी 1 सप्ताह 10 दिन भी नहीं हुआ है, नवादा का एक सैनिक हमारा शहीद हुआ है। आप अनुप्रिया जी या अरुण यादव जी कोई बता दें कि सरकार का कोई मंत्री, कोई प्रतिनिधि या सरकार की तरफ से उसको क्या बेनिफिट? नहीं, दोनों दो बातें हैं सौरभ जी। अगर सैनिकों का सम्मान अगर एक जगह पर करने के बाद परिवार तक की बात कही गई, तो ये भी बताना पड़ेगा कि उस परिवार को कौन सा मंत्री उनको देने के लिए गया, क्या उसके शहादत को क्या याद करने की जरूरत नहीं है? आप बीएचयू में जिन लोगों ने अपराध किए वो आज सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कल फुलवारी शरीफ में 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, एक की हत्या हो गई और एक मरणासन स्थिति में है। अगर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि दूसरे राज्यों से तुलना करने के। यहाँ 1 नहीं 2 नहीं। राहुल जी, मुझे बता दीजिए कि बिहार में जितनी भी घटनाएं होती हैं, सरकार बचाने का प्रयास करती है, मुझे बता दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिहार में राम राज्य है, मैं कहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे जहाँ भी उल्लंघन होता है सरकार या सलाखों के पीछे नहीं है। क्या आज वो सलाखों के पीछे नहीं है? रही बात ग्रोथ रेट की, आवाज आ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी देश का विकास दर आज की तारीख में है तो वो भारत का है। और तब जब एन रघुराम राजन, आप मुझे बताइए राहुल जी, आपके परिवार में कितने लोगों ने सरकारी 2014 से 2024 में कितने लोगों ने सरकारी नौकरी का लाभ लिया है? मेरी बात आप मुझे बता दीजिए, अपने ही परिवार का बता दीजिए कि इनको किस सेक्टर में नौकरी मिला है। आपने तो भाई सरकारी नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। पूरी बात मेरी सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। ग्रोथ रेट की बात आप कर लीजिए। एन रघुराम राजन ने राहुल गांधी के साथ साक्षात्कार में कहा कि 5% का ग्रोथ रेट नहीं ले पाएगा, और आज 7% के ग्रोथ रेट पर है। आज जीएसटी का कलेक्शन क्या है ये आपको भी पता है। लेकिन अगर आप जिन नौकरियों की बात आप कर रहे हैं, वो नौकरियां तमाम बिहार की ही नहीं, देश के अंदर भी बिहार के लोगों को देश के स्तर पर मिला है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपको दिखता नहीं है। लेकिन अगर बिहार की नौकरियों की बात कर लें तो पिछले, मैडम अनुप्रिया जी, पिछले 4 दिन का अखबार आप पलट करके देख लीजिए, शिक्षक भर्ती में किस तरह से फर्जी भर्तियां हुई हैं बिहार के अंदर। आधी नौकरियों की। चलिए राहुल जी समय की कमी है। तो सबा ये सच है कि 18 जनवरी को मोहन यादव आ रहे हैं, और जरूर बीजेपी की ये कोशिश है कि यादव समुदाय की जो वोट बैंक है उसमें एक सिंधमारी की जाए, और इसी के तहत उनको लाया भी जा रहा है।
और साथ ही बिहार के जनता को एक मैसेज देने की भी कोशिश है बीजेपी को कि देखिए मैंने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया और वो यहाँ आकर ये भी बताएंगे कि कैसे यादव समुदाय जो है किसी एक पार्टी के अंदर इतने सालों से फंसा हुआ है। यानी अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो एक ही परिवार के सदस्य बनेंगे। तो ये सब जरूर जब मोहन यादव आएंगे पटना तो जो सभा होगी तो बीजेपी के जो नेता होंगे इन बातों को रखेंगे और ये समझाने की कोशिश होगी कि बीजेपी जो है वो सबका विकास, सबका साथ चाहती है, सबके बारे में सोचती है, परिवारवाद से बिल्कुल अलग पार्टी है, इसीलिए हमने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सब मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए मोहन यादव को बिहार लाया जा रहा है और एक सेंधमारी की कोशिश है यादव समुदाय के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल 24 की तैयारी तेज है। अब बीजेपी फुल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी है और बिहार में यादव वोटरों को साधने की कोशिश में लगी। इसलिए वो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को बिहार दौरे पर भेज रही है। हालांकि अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी के वोट बैंक पे, यानी कि यादव वोट बैंक पे क्या बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।